आंसर है संगत का असर होता है। अभी मनीष सर बता रहे थे लास्ट स्लाइड में, संगत का असर होता है। आप जिस कंपनी में रहते हैं उनके लोगों का आपके ऊपर असर होगा ही होगा। ना कामयाब लोगों के साथ रहोगे ना कामयाबी के ख्याल आएंगे, कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाबी के ख्याल आएंगे। दुनिया का कोई आदमी अभी तक दिमाग से नंबर 1 पर नहीं गया है। हेलो, क्या बोला मैंने? दुनिया का अब तक कोई भी आदमी अपने दिमाग से नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं गया, अपने डिसीजन से नंबर 1 की पोजीशन पर गया। दिमाग तो आईआईटी इंजीनियर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मजे की बात है दुनिया की 100 बड़ी कंपनी के मालिक में से एक भी आईआईटी इंजीनियर नहीं है। और मजे की बात है उन 100 ही कंपनियों को चला आईआईटी इंजीनियर रहे। मालिक है 10वीं पास, अंबानी ने उसे रखा अपने यहां पर नौकर और उसे सैलरी देकर कहा कि भाई तुझे मैंने 1 करोड़ दे दिए, तो तुझे चाहिए था वो मैंने तेरे को दे दिया, अब मुझे 100 करोड़ चाहिए, ये मैं तेरे से मांग रहा हूं, ये तुझे बताना पड़ेगा। तो दिमागदार आदमी बताता था अंबानी को कि 100 करोड़ कैसे कमाने, लेकिन वो अंबानी नहीं बनता। अगर आप सोच रहे हैं कि दिमाग की वजह से कोई कामयाब होते हैं, तो दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा हो जाता है। एक छोटी सी बस्ती, गरीब लोगों की बस्ती में भी एक टैलेंटेड बंदा पैदा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा काम क्यों नहीं कर पाता जीवन में, पता है? क्योंकि उसकी संगत में आसपास सारे जो बच्चे होते हैं वो छोटी सोच वाले होते हैं। yes. वो मैक्सिमम इतना ही सोच सकते हैं कि केले का होलसेल व्यापार कैसे करें। वो कभी भी नहीं सोच सकते कि एक नई डिवाइस कैसे बनाई जाए, इस दुनिया को कैसे परिवर्तन किया जाए, क्योंकि वो उनकी संगत में ही नहीं होता। जीवन में संगत का असर होता है। मेरे भाई ने 1 रुपया 60 पैसा क्यों इकट्ठा किया पता है? क्योंकि छोटा भाई होते हुए पैसा मैंने इकट्ठा करना चालू किया, तो मेरे बड़े भाई को लगा कि अमीर तो छोटा वाला बन जाएगा, तो उसने मेरे कंपटीशन में आकर खुद ने भी पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। और मेरे भाई ने बड़ा जो था 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा किया। 1 रुपया 60 पैसा मुझे और चाहिए था, तो मैं अपने भाई के पास उधार लेने गया और मैंने अपने भाई से कहा कि भाई 1 रुपया 60 पैसा आपके पास है इकट्ठा, आप मुझे उधार दे दो। तो मेरे भाई ने कहा क्यों? जब भी आप किसी से उधार लेने जाएंगे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वापस कब लौटाएगा, और तेरे को उधार देने में मेरा क्या फायदा, यानी इंटरेस्ट रेट कितनी हो। ये बैंक भी पूछता है और ये पड़ोसी भी पूछता है। तो मेरे भाई ने पूछा क्यों, क्यों चाहिए? तो मुझे आगे कोई उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे आंसर मैंने अपने आप ही दे दिए। उसने कहा क्यों चाहिए? मैंने कहा पतंग की दुकान लगानी है भाई, और मैं ये पता लगा के आया हूँ गर्मी की छुट्टियों में कि होलसेलर कहाँ है, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि जो 10 पैसे की पतंग आती है ना होलसेल में किस रेट में मिलती है, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि हमारे घर से 3 किलोमीटर तक कोई पतंग की दुकान नहीं है, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि लगभग 300 बच्चे ना पतंग उड़ाते हैं, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि 200 बच्चे भी अगर मेरे से पतंग खरीदेंगे ना तो मेरी 1 महीने की इतनी पतंग बिक जाएगी, और अगर 1 महीने की इतनी बिकेगी तो गर्मी की छुट्टियां 3 महीने की होती है, 3 महीने में मैं टोटल इतनी पतंग बेच दूंगा, और इतनी पतंग में बेच दूंगा तो मेरा इतना टर्नओवर हो जाएगा, और 20% का अगर मेरा मार्जिन नेट मिलता है तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, और अगर मुझे इतना प्रॉफिट होता है भाई तो तू मुझे 1 रुपया 60 पैसे दे दे, 3 महीने बाद तुझे 1 रुपया 90 पैसा दे दूंगा। 1 रुपीज 90 पैसा। 30 क्लास के बच्चे पर 8वीं क्लास के बच्चे ने भरोसा किया और मुझे उसने अपने प्रोजेक्शन के आधार पर पैसा उधार दिया। कामयाब आदमी हमेशा प्रोजेक्टेड काम करता है। yes. बिना प्लानिंग से कभी कोई काम नहीं करता। हवा में बातें करोगे कभी आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे। अपलाइन के पास जाकर मैं भी एमराल्ड बनना चाहता हूं, जीवन भर एमराल्ड नहीं बनोगे। आपको अपनी अपलाइन के पास अपना प्रोजेक्ट ले जाना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट ले जानी पड़ेगी, अपने सिटी के नाम ले जाने पड़ेंगे, और बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का कितना बिजनेस है और मैं कितना कितना बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ेगा। तब आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अपलाइन ऐसे ही सीरियस आदमियों की ही अपनी टीम में ढूंढ रही। yes! मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया। 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली, और मनीष सर आपको बता दूं कि 3 महीने में उस जमाने में मैंने पैसे को डबल कर दिया। 6ठी क्लास 3 महीने। ऐसा कोई बिजनेस अगर आपके पास अभी भी है तो मुझे बताओ जिसमें 3 महीने में पैसा डबल हो सकता हो।
मैंने ये कारनामा छठी क्लास में ही करवा। वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही नहीं। अब मैं लोगों की तरह सोचता नहीं था, आम बच्चों की तरह सोचता नहीं था। आम बच्चे होली आती थी, कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर का दुकान लगाने की प्लानिंग करता था। राखी पर सारे बच्चे राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान खोलकर बैठ जाता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान खोल के बैठ जाता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में आते आते मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। टीचर को 992 रुपए बेसिक सैलरी मिला करती थी, और मैं उस जमाने में लगभग 1000-1500 रुपए कमा लेता था पार्ट टाइम। 10वीं में 11वीं में आते आते मैंने बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि 1 नंबर का काम कौन सा है, 2 नंबर का काम कौन सा है। मैं तो उस हर काम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था जहां पर पैसा आता था। मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। हिंदुस्तान में उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। हम घर घर में जाके प्लान समझाते थे जिनकी फैमिली छोटी थी। छोटी फैमिली को कहते थे कि सरकार तुम्हें 1 महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो तुम एक ही करते हो, सरकार से दोनों ले लो, एक मुझे दे दो, तो 100 रुपए अतिरिक्त देंगे। 100 रुपए एक्स्ट्रा में ले लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर दे देते थे, और उस समय 1000-1500 रुपए पर मंथ कमा लेते थे पार्ट टाइम। 12वीं में आते आते हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। हमारी अपलाइन कहती है कि केवल जिम में जाने से सीना बाहर नहीं निकलता, पैसा कमाने से भी निकलता। पैसा कमाते तो यूं चलते हो, चलने का ढंग ही चेंज हो जाता है। पैसा कमाने वाले आदमी के पास अलग तरह के गुण हो। 12वीं क्लास में मैं किसी से डरता ही नहीं था, क्योंकि जेब में मेरे हमेशा पैसे रहते थे, वो भी 2-2.5 हजार। जब बच्चों के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया रहता था, तब मैं 2,500 रुपये अपने जेब में रखता था। भीलवाड़ा के जितने भी, हमारे स्कूल के जितने भी गुंडे बवाली बदमाश थे ना, सब मेरे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम मैं किया करता था। मेरा वजन मात्र 42 किलो था, और 70-70 किलो के आदमी मेरे चारों तरफ घूमते थे, और सब मुझे मुकेश भाई कह के बुलाते थे। ये पैसों के अंदर बहुत ताकत होती है मेरे भाई। आपके शरीर में वजन हो या ना हो, पैसा अगर आपके पास हो तो पूरी दुनिया के सारे पहलवान तुम्हारी तरफ लग जाएंगे। सब कुछ ठीक चलता था जीवन में। 12वीं क्लास में मैं भीलवाड़ा में एलपीजी सिलेंडर के डीलर थे ना, उनके ऑफिस में घुस गया बिना परमिशन के, और मैंने उनको जाके कहा नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार। मैंने कहा भाई साहब, आप मेरे आइडियल हैं, आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैंने उनको कहा कि सर सहायता नहीं चाहिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, क्योंकि मैंने पता लगाया है कि आप कुछ सिलेंडर जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनको आप ब्लैक कर देते हैं। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा तू इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा नहीं सर, आप मेरे आइडियल हैं, आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आपका नाम बदनाम होता है तो मेरे से रुका नहीं जाता, इसलिए मैं आया हूँ। तो वो एकदम सीरियस हो गया। तो मैंने कहा सर मैं एक निवेदन लेकर आया हूँ कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। तुरंत उस आदमी को बात समझ में आई, उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को बोला गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, मुझे भीलवाड़ा का एमएलए बनना है, और अभी से मेरा नाम बदनाम कर रहा है। हालांकि मैंने ही तुझे कहा ब्लैक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सामने थोड़ी कर सकता है, इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आज के बाद मेरी कंपनी में एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को कंपनी का ऑथोराइज्ड ब्लैकमेलर बना दो, और पूरे भीलवाड़ा की एजेंसी मेरे पास आ गई ब्लैक करने की। और उस जमाने में भाई साहब 2,500-3 हजार रुपये छापता था, और बड़ी ताकत हुआ करती थी मेरे अंदर। मजे की बात है कि ये 2,500-3 हजार रुपये जब मैं कमाता था तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहा करता था। शादी ब्याह होते हैं तो 2-4 जगह आप खाना खाने जाते होंगे समाज में, पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए। पता क्यों? हलवाई को सिलेंडर चाहिए, वो हमारे पास ही मिलते थे। लोग कार्ड छपवाते ही हमारे पास आते थे, कहते थे सह परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। और हमारा काम ठीक ठाक चल गया, सब कुछ ठीक था। हमारे पास टीवीएस जेट मोपेड हुआ करती थी, और हमारे जो प्रिंसिपल थे 12th क्लास में, उनके पास लूना हुआ करती, और हम दोनों ही स्कूल के अंदर एक साथ घुसते। ये हमारा रुतबा 12वीं क्लास में था। पढ़ने लिखने में हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। हमें समझ में नहीं आता था कि लोग पढ़ते क्यों, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो पैसा तो मैं वैसे ही कमा रहा था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा ब्लैक करने में कहाँ काम आ रहा है।
पैसा तो मैं बिना साइन थीटा पढ़े ही कमा रहा हूं, तो फिर लोग बाग ये साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते क्यों है और पढ़ाते क्यों है? टाइम खराब करने वाली बात है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं ऐसा सोचता, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एग्जाम के केवल 5 दिन पहले ही किताब खोलते थे। इतना घूर के मत देखिए, 5 दिन में कोई पढ़ नहीं सकता चिट बनाने की, नोट भी तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना टैलेंट था मैं आपको बता दूं सर, इतना टैलेंट था, इतने बड़े चैप्टर को मैं इतनी सी चिट पे उतार लेता था, और केवल उतारता नहीं था, उसे पढ़ भी सकता था। ये कोई टैलेंट से कम की बात है? इतने बड़े चैप्टर को आप इतनी सी चिट पे उतारोगे कैसे और उसको पढ़ोगे कैसे? ये टैलेंट बचपन से मेरे अंदर था, और मैं ये चिट बनाकर कैसे तैसे पास हो जाता था। लेकिन मुझे ये पता था कि कभी कभी एग्जामिनर टाइट भी आ सकते हैं, एग्जामिनर टाइट भी आ सकते हैं, मुझे चिट का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो मैं प्लान बी भी तैयार रखता था। कामयाब अगर होना चाहते हैं तो प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो आपको प्लान बी के बारे में हमेशा सचेत करते गए। उनका प्लान बी क्या होता था? जितना कमाओ उसका कुछ परसेंटेज बचत करो, सेविंग करो, ताकि जीवन में कोई समस्या हो तो प्लान बी से आप छुटकारा पा लें। यस। तो मैं प्लान बी भी तैयार रखता था। प्लान बी क्या था कि मेरी कक्षा के क्लास के जितने भी होशियार बच्चे थे जिस सब्जेक्ट में, मैं उनकी लिस्ट बना लेता था, और लिस्ट बनाकर उनको घर पे जाके प्लान बता के आ जाता था। 10-20 पहलवानों को भी साथ में ले जाता था, और उन्हें कहता था कि भाई साहब एग्जाम में तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा और मुझे कॉपी करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाओगे तो इन पहलवानों की शक्ल देख लो, ये इतने जूते मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी शक्ल भी देखने लायक हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन है, या तो पैसा देकर कोऑपरेट करो, या तो पैसा देकर कोऑपरेट करो, या फिर आप जूते खाकर कोऑपरेट करो। कि कुछ डिवाइस कनेक्ट हो रही कहीं। यस यस, अच्छा कुछ लगा रखा था आपने? ओके, प्रोजेक्टर की लीडर। तो प्लान भी था कि कैसे भी करके हम पास हो जाएंगे। और मजे की बात है, और एक टैलेंट वाली बात और बताता हूं आपको, जिस आदमी से हम कॉपी करते थे ना, उसके हमेशा 90 नंबर आते थे और हमारे 95। हंसने से कैसे फायदा होगा आपको बताओ? तेज हंस जाओ, उससे सीखोगे क्या? अगर सीखोगे तभी जब मेरे से पूछोगे कि ये कैसे होता था। कैसे? चलो नहीं पूछना चाहते, चलो दूसरी बात करते हैं। कैसे? 15 आदमी पूछना चाहते हैं तो सेमिनार के बाद भी सबका टाइम क्यों खराब करें? आपको बता दें दूसरी बात। अच्छा, पूछना चाहते हैं वापस कैसे आते थे? तो रिक्वेस्टिंग मोड में पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्टिंग मोड में पूछना पड़ेगा। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, सभी को करना जरूरी है, जो नहीं करता उसको मार के करवाओ, करना जरूरी है। मेरे साथ बोलेंगे, बताओ 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 बताओ, बोल भी रहे हैं और गर्दन नहीं हिला रहे। गर्दन नहीं हिलाते तो फीलिंग आती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। रिक्वेस्ट यार, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट जैसी होती ना। करिए, बताओ 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 मेरे भाई, बताओ बताओ मेरे भाई, बताओ। बताता हूँ। हमारे 95 नंबर इसलिए आते थे कि हम एक्सपर्ट की कॉपी करते थे, और हम पहले ही पता लगा लेते थे कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ट्रिग्नोमेट्री में ये होशियार है तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की कॉपी इसी से करेंगे, परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इसी से करेंगे, अलजेब्रा में ये होशियार है तो इसी से कॉपी करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है तो कॉपी इन्हीं से करेंगे। और मैं इन सब से कॉपी करके 95 लेकर आता था। क्यों? क्योंकि ये सब लोग अपने दिमाग से नंबर लाते थे, हम 4 आदमी के दिमाग से 95 लाते। और जीवन में कामयाबी का मंत्र है, मेरी कामयाबी का कारण भी यही है। मेरी 4 अप्लाई है। द फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, नंबर 2 बीसी छाबड़ा जी, नंबर 3 भेरुदान कारवा सर, नंबर 4 प्रहलाद राय सर। केसी छाबड़ा जी से हमने बातें सीखी, एविडेंस के साथ कैसे बात की जाती है, आंकड़ों के साथ बात करना, ये हमें केसी छाबड़ा जी ने बताया। बीसी छाबड़ा जी ने लोगों से बात करने की कला के बारे में, शब्दों के ज्ञान के बारे में समझाया। भेरुदान कारवा सर ने हमें रिलेशनशिप के बारे में समझाया कि रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। जिस दिन आप रिलेशनशिप बनाना चालू कर दोगे आप हर क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। और मिस्टर प्रहलाद राय सर ने हमें कैलकुलेशन सिखाई, कमीशन कैसे निकलता है,
3 लोगों से रॉयल्टी कैसे आती है, 4 लोगों से टेक्निकल कैसे आता है, ये सारी बातें सीखकर हम इन चारों से ही कमीशन में आगे निकल गए।